जरा सोचिए, आप समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और जमीन से आपके सारे संपर्क अचानक टूट जाते हैं। ये है बरम्यूडा ट्रायंगल। सैकड़ों सालों से इस जादुई इलाके में समुद्री और हवाई जहाज गायब होते रहे हैं। मगर यह आखिर है क्या? खतरनाक लहरों वाला समुद्र, मौसमी भंवर, रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मनगढ़ंत कहानियां? हमने बरम्यूडा ट्रायंगल की सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया क्योंकि हम इस राज को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। अटलांटिक महासागर का साफ और नीला पानी मन को बहुत सुकून देने वाला दिखता है, मगर नजरें धोखा भी खा सकती हैं, क्योंकि इस जन्नत के भीतर एक ऐसी जानलेवा ताकत भी है जो कुछ लोगों के मुताबिक किसी को नहीं बख्शती, यानी बरम्यूडा ट्रायंगल। गुजरी सदियों के दौरान यहां सैकड़ों लोग आए मगर कभी वापस नहीं लौटे। बरम्यूडा ट्रायंगल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरम्यूडा के बीच फैला हुआ है। सैकड़ों वर्षों से सेलर्स और एविएटर्स इसे एक भूतहा जगह बताते आए हैं, मगर 5 हवाई जहाज गुम होने के बाद बरम्यूडा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। 5 दिसंबर 1945 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स की एक स्क्वाड्रन फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन पर हमेशा की तरह एक ट्रेनिंग मिशन की तैयारी कर रही थी। इसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था। रिटायर्ड एविएटर डेविड वाइट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे और उस दिन वो फ्लाइट 19 टीम के लीडर चार्ल्स टेलर के साथ थे। फोर्ट लॉडरडेल में तबादले के बाद वो हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स में थे। उस दिन मौसम साफ और समुद्र शांत था, मगर मिशन आधा ही हुआ था कि टेलर ने खबर दी कि वो मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा, मेरा कंपास काम नहीं कर रहा। वैसे कई बार होता है कि कंपास काम ना करे, मगर ऐसा होता बहुत कम है। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनके रेडियो सिग्नल लगातार कमजोर होते जा रहे थे। कुछ ही घंटों में 5 हवाई जहाज, जिनमें 14 लोग सवार थे, गायब हो गए। खोजी हवाई जहाजों ने समुद्र और आसमान को खंगाल डाला। उनमें से एक डेविड वाइट भी थे। हमने कई दिनों तक छानबीन की, मगर हमें कुछ नहीं मिला। 5 हवाई जहाज आखिर हवा में गायब कैसे हो गए? एक थ्योरी ये थी कि किसी अनजानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत ने उनके नेविगेशन सिस्टम को काबू कर लिया था। कुछ का कहना था कि हवाई जहाज अजीब और जानलेवा इलेक्ट्रॉनिक कोहरे में फंस गए थे या फिर एलियंस ने उनको अगवा कर लिया था। जल्द ही लोग यहाँ होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं पर नजर रखने लगे। जॉन क्वेजार भी उनमें शामिल हैं। मुझे हादसों या एक्सीडेंट्स में दिलचस्पी नहीं है। मैं उन रहस्यों की जांच कर रहा हूं जिनमें चीजें इस तरह गायब नहीं होनी चाहिए। क्वेजार ने 15 वर्षों तक बरम्यूडा ट्रायंगल और फ्लाइट 19 से जुड़े रहस्यों की पड़ताल की है। उन्होंने ट्रायंगल से जुड़ी सभी थ्योरीज को लेकर एक किताब लिखी है, जिनमें यूएफओ से लेकर यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट भी शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस समुद्र में सफर करना पसंद करते हैं और अजीब सी पनडुब्बियां इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लाइंग सॉसर जैसे ही दिखाई देते हैं, जिनमें विंग्स वगैरह नहीं होते, सिर्फ एक डिस्क या ओवल शेप्ड सॉसर पानी के नीचे तैरता है। ये भले ही अजीब लगे, मगर 40 साल पुराना एक वाकया यूएसओ के बारे में सोचने को मजबूर करता है। ये ट्रायंगल से जुड़े अहम मामलों में से एक है। मायामी में दिसंबर की एक रात डैन बरैक और फादर पैट्रिक हॉगन विचक्राफ्ट पर सवार होकर घूमने निकले। थोड़ी ही देर बाद उनकी बोट पानी में किसी चीज से टकराई। फिर बोट का इंजन बंद हो गया, इसलिए 9 बजे बरैक ने कोस्ट गार्ड को खबर दी।
उन्होंने बताया कि बोट कहां पर खराब हुई है और उसके पास के एक बॉय मार्कर के बारे में भी बताया। विचक्राफ्ट पर बहुत सी लाइफ जैकेट्स और तैरने में मदद करने वाली चीजें थीं और उसके डूबने का सवाल ही नहीं उठता था। मगर कुछ ही मिनट बाद जब मदद पहुंची तो विचक्राफ्ट डूब चुकी थी। वहां न मलबा था, न ही कोई लाश। इसकी वजह पता नहीं चली, इसीलिए एक रहस्य है। वो जिस बोट पर सवार थे वो डूब ही नहीं सकती थी। क्वेजार के मुताबिक ये ट्रायंगल में गायब होने के पेचीदा मामलों में से एक है, मगर सबसे बड़ा मामला तो यूएसएस साइक्लोप्स का है। इस 19,000 टन वजनी नौसैनिक जहाज ने 1918 में अपना सफर शुरू किया था। ये आम जहाजों से हटकर था। कोयला ढोने के लिए इसमें लंबे और पतले रैक्स बनाए गए थे। इसे कुछ ही दिनों में अपना सफर पूरा करना था, मगर 90 वर्षों से साइक्लोप्स का आज तक कुछ पता नहीं है। इसने कोई संदेश भी नहीं भेजा और कोई निशान छोड़े बिना ये गायब हो गया। इस जहाज के गायब होने को यूएस नेवी के इतिहास का सबसे बड़ा राज माना जाता है। बरम्यूडा ट्रायंगल ने शोधकर्ताओं को एक अरसे से उलझन में डाला हुआ है। ट्रायंगल के वातावरण में क्या हो रहा है, इसका पता एमेच्योर पायलट ब्रूस गर्नन की कहानी से चलता है। 4 दिसंबर 1970 के दिन गर्नन बिमिनी के पास उड़ान भर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर अजीब से बादल देखे। उसके किनारे रेशम जैसे थे। मैं आगे बढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगा और वो ठीक मेरे प्लेन के रास्ते में आ गया। वो बादलों में घुस गए और कुछ ही मिनटों में उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए। जल्दी ही उनको लगा कि एक बादल उनके पास आ रहा था। गर्नन ने जो कुछ देखा उसे बताने के लिए उन्होंने ये चित्र बनाया। उनको लगा कि यू की शक्ल के एक रास्ते से ही वो बाहर निकल सकते थे। हम आगे बढ़े और उसके भीतर घुस गए और तभी मैंने देखा कि टनल छोटा होता जा रहा है। चारों तरफ सफेद रोशनी चमक रही थी, मगर वो बिजली नहीं थी। और फिर अचानक हमारे प्लेन के चारों तरफ अजीब सी लकीरें बन गईं, जैसे बादल फट गया हो। उसके पार नीला आसमान साफ दिख रहा था। मेरे ख्याल से वो टाइम लाइन थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा था वो टाइम स्ट्रक्चर ही था। आखिरकार वो उस टनल से बाहर आ गए, मगर गर्नन अभी भी बादलों से बाहर नहीं निकले थे। उनके सफर का सबसे डरावना दौर अभी बाकी था। बर्म्यूडा ट्रायंगल से हजारों मीटर ऊपर गर्नन बादलों से बाल बाल बचे थे, मगर अब वो एक दूसरे खतरे से घिर गए थे, जिसे वो अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक फॉग बताते हैं। उनके नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स अब भी काम नहीं कर रहे थे। आखिरकार फ्लाइट कंट्रोलर्स ने उनको ढूंढ निकाला और उन्हें बताया कि वो मायामी के पास हैं। तभी उनको जमीन नजर आई, मगर ये पता लगने पर कि मायामी रडार सही था, वो वापस फ्लोरिडा आ गए। ब्रूस के मुताबिक इस फ्लाइट में उन्हें सिर्फ 50 मिनट लगे, जबकि कायदे से 80 मिनट लगने चाहिए थे। 30 मिनट की ये कमी ट्रायंगल के भीतर ही कहीं हुई थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल के अजीब कोहरे और समय के जाल से गुजरने की ब्रूस की कहानी ने ट्रायंगल में लोगों का यकीन और बढ़ा दिया। वो फॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या चार्ज की वजह से थी जिसने एयरक्राफ्ट को जकड़ लिया था, और उसके पैदा होने की कोई खास वजह रही होगी, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो या ह्यूमिडिटी या कोई शिप या एयरक्राफ्ट की मौजूदगी। क्विजार के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक फॉग का राज ट्रायंगल के भीतर नहीं सुलझाया जा सकता। इसके लिए उत्तर में हजारों किलोमीटर दूर वैंकूवर जाना होगा। यहां एमेच्योर फिजिसिस्ट जॉन हचिसन की काम चलाऊ लैब मौजूद है। हचिसन ने कई साल पहले अपने घर में रेडियो वेव्स और हाई वोल्टेज के साथ प्रयोग शुरू किए थे। 1979 में उन्होंने एक जोरदार खोज का दावा किया। ऐसी बहुत सी अजीब घटनाएं जिनको कुछ लोगों ने हचिसन इफेक्ट का नाम दिया है। ये सब आरएफ फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। जब मैं ऐसी सभी तरह की फ्रीक्वेंसी को आपस में मिलाता हूं तो ये इफेक्ट शुरू हो जाता है।
हचिसन चीजों को हवा में तैरा सकते हैं और बिना गर्म किए मेटल रॉड को पिघला सकते हैं, और वो ये सब घरों में मिलने वाली बिजली से करते हैं। हैरत नहीं कि इस पर यकीन न करने वाले भी बहुत हैं। इनमें जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट जेम्स मैटिंगली भी हैं। पता नहीं ये इफेक्ट क्या भला है। मुझे तो लगता है कि हचिसन के घर में कुछ ऐसा होता है जिसे ये लोग हचिसन इफेक्ट कहते हैं। पता नहीं इसमें जॉन हचिसन का अपने घर में चलना फिरना भी शामिल है या नहीं। यही हचिसन इफेक्ट है, मैं नहीं कह सकता। हचिसन को इस सब की आदत है। वो कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं। उन्होंने इस इफेक्ट का एक वीडियो भी बनाया है। हमारे पास ऐसे 4 एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम कैमरे में कैद करने में कामयाब हुए हैं। हचिसन ने हमें भी इसकी फिल्म बनाने की इजाजत दे दी। जैसे ही मैं ये यूनिट ऑन करूंगा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। जैसे ही मैं ट्रांसीवर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स ऑन करूंगा, यहाँ उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर उनकी बात सच है तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग में घिर सकते हैं। इस लैब के अंदर सैकड़ों किलोग्राम वजनी मशीनें और एक परतदार प्लास्टिक का जार चेन से लटक रहे हैं। हचिसन के मुताबिक इतनी वोल्टेज इंसानों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कैमरा क्रू को पीछे रहना होगा। बैकरूम में रहना ठीक रहेगा। हालांकि चेन थोड़ी सी हिली, मगर कैमरे ने किसी अजीब घटना को नहीं देखा, इसलिए हचिसन ने वोल्टेज को बढ़ा दिया। ऐसा करता हूं, मैं वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाता हूं। लेकिन तभी वहां पर आग लग गई। लगता है कुछ गड़बड़ है। यहाँ आग लग गई है। ओ रेड अलर्ट। प्लास्टिक जार में आग लग गई, यानी हचिसन का शो खत्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इफेक्ट होता ही नहीं। शायद इसे देखना आसान नहीं है। तो फिर हचिसन द्वारा बनाए वीडियो में क्या है? इसमें पूरे 2 घंटे तक हचिसन इफेक्ट को दिखाया गया है। मेटल का पिघलना, चीजों का तैरना और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग। अगर वीडियो ही इकलौते सबूत हैं, तो हमें उन्हीं को कसौटी पर परखना होगा। टॉम फ्लिन और जो निकल अजीबोगरीब घटनाओं की वैज्ञानिक जांच के लिए बनी कमेटी के जांच करता हैं। वो हचिसन वीडियो की घटनाओं से सहमत नहीं हैं। ये सोडे की बोतल वाला सीन है। उनके मुताबिक वो जानते हैं कि ये कैसे किया गया है। ये गई ऊपर। ये इतना अजीब है कि जैसे ही बोतल ऊपर उठती है, कोई भी कैमरामैन उसी पर फोकस करना चाहता, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, वहां पर जरूर ऐसा कुछ था जो कैमरे में कैद नहीं हो सका। उन्हें शक है कि किसी धागे से इसे खींचा जा रहा था, जबकि हचिसन का दावा है कि उनके प्रयोग में धागा इस्तेमाल नहीं किया गया। मगर निकल और फ्लिन अपनी बात को साबित कर सकते हैं। लगता है हचिसन वीडियो किसी गैराज या तहखाने के किसी कमरे में शूट किया गया था। ऐसे बैकग्राउंड में धागे को छुपाना बहुत आसान हो जाता है। मैंने इसमें छेद कर दिया है ताकि इसे कंट्रोल कर सकूं। मैंने इसे बॉटम से बांधा है और ऊपर के हिस्से को भी स्टार से बांध दिया है। और इस चीज को हम कहते हैं पपेट इफेक्ट। मेरी गहरे रंग की पैंट के आगे आप इस धागे को देख सकते हैं, और अगर मैं सामने से हट जाऊं तो धागा नजर आना बंद हो जाता है। मैं तो तैयार हूँ, आप इस बॉटल को हिलाना शुरू करें। ओके, स्टैंड बाय टू फ्लाई। निकल और फ्लिन ने आसान सी मैजिक ट्रिक के जरिए हचिसन की बोतल उड़ने के प्रयोग को दोहरा दिया। मगर क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉग की नकल कर सकते हैं? सबसे पहले हमने बैकग्राउंड लाइट इफेक्ट की नकल की है, जो कि असली वीडियो में गोल और रंगीन दिखती है। इसके बीच में एक छोटी सी हेडलाइट है जो कि एक आम बिजली के बल्ब जैसी दिखती है। इसलिए हमने एक होल्डर में एक आम बिजली का बल्ब लगा दिया है और मेटल लटकाकर हम सेमी मेटालिक फॉग तैयार करेंगे। ये एक स्क्रबर है, जैसा कि किचन में इस्तेमाल होता है। हम इसे लेंस के पास बहुत तेजी से हिलाएंगे, जिससे कैमरा इसे फोकस नहीं कर पाएगा। और हम इस पर बहुत सारी लाइट भी डाल रहे हैं, जिससे ये बढ़िया नज़ारा बन रहा है। इसलिए लेंस के सामने स्क्रबर के कुछ हिस्से पर लाइट पड़ने और कुछ पर ना पड़ने से ऐसा इफेक्ट पैदा होता है, और ये बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक फॉग जैसा ही होता है।
मिस्टर हचिसन ने जो भी किया है उससे कुछ साबित नहीं होता, और ना ही मिस्टर हचिसन ने मानने लायक कोई सबूत दिया है। उन्हें अपना इफेक्ट नामी वैज्ञानिकों के सामने दिखाना चाहिए जहां धोखाधड़ी की गुंजाइश ना हो। मगर क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉग हमारे कंपस को बेकार कर सकता है और हमें भी असली जवाब से भटका सकता है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल की कोई और वजह भी हो सकती है, ताकतवर मगर पूरी तरह कुदरती? जरूरत इस बात की है कि खुले दिमाग से विज्ञान की मदद ली जाए और साइक्लोप्स, फ्लाइट 19 और विचक्राफ्ट मामलों को देखा जाए। ये तीनों ही हादसों से जुड़े मामले हैं, मगर विचक्राफ्ट का मामला खास तौर पर उलझन भरा है। मायामी शहर की लाइट्स को देखने के लिए निकली एक बोट पानी के नीचे किसी चीज से टकराई और फिर गायब हो गई, मदद मांगने के कुछ ही मिनटों बाद। असल में किसी को पता नहीं था कि विचक्राफ्ट कहां थी और मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं था। लेखक लैरी कुश ने विचक्राफ्ट के गायब होने की हकीकत की पड़ताल की। उन्होंने जहां बताया था वो ठीक उसी जगह पर नहीं थे, और अगर वो वाकई उसी जगह पर होते तो ये मामला और भी पेचीदा हो सकता था। कुछ भी पता नहीं चला और उस रात तूफान भी आया था। मगर विचक्राफ्ट का संदेश आने के सिर्फ 19 मिनट बाद ही कोस्ट गार्ड वहां पहुंच गए थे। आखिर बोट इतनी जल्दी पूरी तरह से गायब कैसे हो गई? ऐसी बोट जो डूब नहीं सकती थी, उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। ये मानना एक शगुफा हो सकता है कि उसे यूएफओ या यूएसओ ने गायब कर दिया, मगर समुद्र में गुम होने पर किसी को तलाशना वाकई बहुत मुश्किल है, जब मौसम ठीक हो तब भी। जिम नो पिछले 13 वर्षों से मायामी में बचाव और तलाशी का काम करने वाले कोस्ट गार्ड हैं। बरमूडा ट्रायंगल का ज्यादातर हिस्सा खुले समुद्र में है और किसी भी जमीनी ठिकाने या कम्युनिकेशन फैसिलिटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए अगर कोई बोट, शिप या एरोप्लेन वहां डूब जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम का भी जबरदस्त असर होता है। तेज रफ्तार से बहने वाली ये जलधारा कैरिबियन आइलैंड से नॉर्थ अटलांटिक तक जाती है। जब कोई शिप या प्लेन गिरता है तो तेज हवाएं और लहरें उससे टकराती हैं और उसका मलबा सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है, और ऐसा अक्सर कुछ ही मिनटों में हो जाता है। मलबे के गायब होने में उतना रहस्य नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में किसी के गायब होने पर रहस्यमयी ताकतों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉग या एलियंस को जिम्मेदार ठहराना आसान है, मगर असल में इसके लिए मौसम ही ज्यादा जिम्मेदार होता है। बर्मुडा ट्रायंगल में कई तरह के मौसम और समुद्री जलधाराएं आपस में आकर मिलती हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर से जेट स्ट्रीम आती है, दक्षिण से ट्रेड विंड्स आती हैं और पश्चिमी किनारे पर गल्फ स्ट्रीम है जो इसके पानी में मिलती हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में इतना कुछ चल रहा होता है जिसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सुना। वाटर स्पाउट, व्हाइट स्क्वॉल्स और इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं जरा से दायरे में मुश्किल से 200 यार्ड के भीतर होती रहती हैं। इसको ना तो कोई देख सकता है, ना ही इसके बारे में पहले से बताया जा सकता है। ये तो बस अचानक पैदा होती हैं और गायब हो जाती हैं। इसलिए अगर आप वहां मौजूद नहीं हैं तो आपको इसका पता ही नहीं चलेगा। वाटर स्पाउट किसी शिप, यहाँ तक के प्लेन के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और फिर खतरनाक लहरें तो होती ही हैं। तेज रफ्तार वाली 10 मंजिल ऊंची लहरें अचानक आ जाती हैं और बड़े से बड़े शिप को भी डुबो देती हैं। मगर बड़ी लहरों का फ्लाइट 19 मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें 14 लोग लापता हुए थे। फ्लाइट 19 पर सवार लोग तजुर्बेकार पायलट्स थे, मगर हकीकत यही है कि टीम लीडर के लिए यह फ्लाइट रूट एकदम नया था। हालांकि जब टेलर ने मदद मांगी उस वक्त टीम ट्रायंगल के पूर्व में फोर्ट लॉडरडेल के पास थी, मगर उनको लगा कि वो दक्षिण में फ्लोरिडा कीज के पास हैं।
लैरी कुश को लगता है कि टेलर कंफ्यूज थे और अपने कंपस पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। ये बात लाजमी है कि एक इंसान जब अपने रास्ते से भटक जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसका कंपस भी कुछ और दिखाता है। ऐसे हालात में वो यही सोचता है कि कंपस खराब हो गया है। टीम ने भी अपने लीडर पर यकीन किया और फिर कुश की रिसर्च के मुताबिक मौसम में बदलाव आया, जानलेवा बदलाव। आखिर में फ्लाइट 19 के दुखद हादसे के लिए इंसानी गफलत और खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मगर साइक्लोप्स हादसे को समझना इतना आसान नहीं है। 500 फीट लंबा ये जहाज 1918 में मानो हवा में गायब हो गया था। उसमें बहुत माल लदा हुआ था, 4,500 किलोग्राम से भी ज्यादा। कुछ लोगों का कहना है कि साइक्लोप्स तेज लहरों में चलने के लायक नहीं था। तेज तूफान में उस पर लदा माल एक तरफ खिसक सकता था, जिससे वो पलट सकता था। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस दिन तूफान नहीं आया था। कम से कम उस जगह यानी बरम्यूडा ट्रायंगल में तो नहीं आया था जहां सब मानते हैं कि ये जहाज डूबा था। तो क्या वो जहाज किसी और जगह डूबा था? सन 1968 में डीन हॉज नाम के नौसेना के एक गोताखोर ने नॉरफॉक वर्जीनिया से 110 किलोमीटर पूर्व में एक बड़ा और अजीब सा जहाज देखा। अजीब से दिखने वाले उस शिप के ऊपर बहुत बड़े डैरिक बने हुए थे। कई वर्षों बाद उन्होंने साइक्लोप्स का एक फोटो देखा और वो समझ गए कि ये वही जहाज था। होज ने जो जहाज देखा वो साइक्लोप्स की आखिरी मंजिल से ज्यादा नहीं था। जब कुश ने इस खोज के बारे में सुना तो उन्होंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उनके हिसाब से साइक्लोप्स को वहां पहुंचने में करीब 6 दिन लग जाते। वो 4 मार्च को बारबाडोस से रवाना हुआ था और मलबे वाली जगह 10 मार्च को पहुंच जाता। मैंने मौसम के रिकॉर्ड की जांच भी की है। मुझे पता चला कि उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया था जिसने पूर्वी तट के ज्यादातर हिस्से को चपेट में ले लिया था। कुछ जहाज ऐसे भी थे जिनको बहुत नुकसान पहुंचा था। लगता है कि एक बार फिर खराब मौसम ही इसके लिए जिम्मेदार था। पक्के तौर पर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि साइक्लोप्स, विचक्राफ्ट और फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ था। मगर इन रहस्यों के बारे में बात करते समय एक और जरूरी चीज पर हमें गौर करना होगा। आंकड़ों के मुताबिक बरम्यूडा ट्रायंगल खराब मौसम वाले किसी भी समुद्री रास्ते से ज्यादा खतरनाक नहीं है। मौसम खराब हो तो कोई भी मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि इतने सारे शिप्स हैं और इतने सारे प्लेन्स हैं जो दिन रात चलते रहते हैं कि देर सवेर किसी न किसी शिप या प्लेन को खराब मौसम वाले इलाके से होकर गुजरना ही पड़ता है। हालांकि बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब होने के बहुत से वाकयों को समझा जा सकता है, मगर ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर कोई शैतानी ताकत तबाही फैला रही है, या फिर ये सब यहाँ के सबसे बड़े रहस्य सिर्फ खराब मौसम और बदकिस्मती का ही नतीजा है?